जय हिंद बच्चों। आपको पुरातात्विक स्थल के विषय में बता रहे हैं। आज हम आपको महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल गुफ कराल के विषय में आज आपको बताएंगे। गुफ कराल का उत्खनन कार्य सन 1981 ईस्वी में डॉक्टर A.K. शर्मा ने कराया था और वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यहाँ से निम्न 3 प्रमुख सांस्कृतिक कालों के विषय में जानकारी हुई थी। प्रथम नवपाषाणिक काल, द्वितीय बृहत पाषाणिक काल, तृतीय ऐतिहासिक काल। नवपाषाण काल से संबंधित प्रथम काल की संस्कृति को गुफ कराल के उत्खनन से उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के विषय में कतिपय नवीन साक्ष्य प्राप्त हुए। नवपाषाण काल की संस्कृति को अ, ब, स 3 उपकालों में विभाजित किया गया है। प्रथम मृदभांड रहित नवपाषाणिक काल। ये यहाँ से प्रथम उपकाल है, यहाँ पर मृदभांड रहित मतलब यहाँ से मृदभांड नहीं प्राप्त हुए हैं। प्रथम प्रारंभिक नवपाषाणिक काल। प्रथम उत्तर नवपाषाणिक काल। प्रथम काल के विषय में सुने। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में करेवा या लोयस मिट्टी का, ये मिट्टी के प्रकार हैं, करेवा या लोयस मिट्टी का जमाव हो जाने के बाद मृदभांड रहित नवपाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आई। गुफ कराल के उत्खनन में 35 सेंटीमीटर से 1.10 मीटर मोटा जो जमाव मिला है, उसमें मिट्टी के बर्तनों का पूर्ण अभाव मिलता है। प्रथम उपकाल से मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हैं। इस उपकाल को फर्श के 2 स्तरों के आधार पर 2 चरणों में विभाजित किया गया है। आवास प्रथम अकाल में करेवा मिट्टी की धरातल में गोल तथा अंडाकार गड्ढे खोदकर लोग निवास करते थे। गोल तथा अंडाकार गड्ढे बना करके उसमें निवास करते थे। बुर्ज होम के प्रथम अकाल में भी इसी प्रकार के गड्ढों में निवास के प्रमाण मिले थे। दोनों ही पुरा स्थलों पर गड्ढे ऊपर की तरफ संकरे तथा नीचे पेंदी में चौड़े मिले थे। गड्ढों की औसत गहराई 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक और मुंह के पास का व्यास 1.50 मीटर से 3.80 मीटर तक मिलता था। गुफ कराल के उत्खनन से बांस बल्ली की छाप से युक्त मिट्टी के टुकड़े मिले हैं। ऐसे मिट्टी के टुकड़े मिले हैं जिस पर बांस बल्ली के छाप मिले हैं, तो जिससे यह अनुमान किया जाता है कि गड्ढों के किनारों पर निर्मित छाजन के कम से कम निचले भाग को छाप या लीप कर मजबूत तथा पानी एवं बर्फ को रोकने योग्य बनाया जाता था। गुफ कराल के प्रथम चरण में गड्ढों के फर्श को गेरू से लीपा जाता था। गेरू आज भी प्रचलित है। इस पुरा स्थल के दूसरे चरण के गड्ढों में गेरू का लेप नहीं मिलता है। दूसरे चरण में कतिपय गड्ढों को 2 भागों में विभाजित करने के प्रमाण मिले हैं। गड्ढों का आकार प्रकार भी पूर्ववर्ती चरण की तुलना में बड़ा मिलता है। पहले गुफ कराल के निवास के स्थान जो थे, गड्ढों के नीचे लोग अपना निवास स्थान बनाते थे, तो वो छोटे मिले हैं। आगे चल कर के वो गड्ढों का आकार प्रकार बड़ा हो गया है।
अब यहाँ से प्राप्त उपकरण। पाषाण उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर निर्मित कुल्हाड़ियों, बेधक पाषाण वलय अथवा गदा शीर्ष, लोढ़े तथा सिल प्राप्त हैं। इनके अलावा भेड़, बकरी एवं हिरण के सींगों तथा पांवों की हड्डियों पर बने हुए हड्डी के 27 उपकरण भी मिले। 27 उपकरण हड्डी के प्राप्त हुए हैं और वो भी हड्डी के जो जानवरों के सींगों और पांवों के हड्डियों पर बने हुए प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश बेधक तथा बाण हैं। बेधक तथा बाण जो शिकार के लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी उसका ज़्यादा निर्माण किया है। 2 छिद्रक कतिपय खुरचनी एवं नोकदार सुई की गणना भी हड्डी के बने हुए उपकरणों में की जा सकती है। श्रृंग का बना हुआ एक मनका और सेल खड़ी के बने हुए 2 मनके भी प्रथम उपकाल से ही प्राप्त हुए हैं। अब गुफकराल के पशुपालन। गुफकराल के मृदभांड रहित प्रथम उपकाल में वहाँ के लोगों का जीवन प्रधान रूपेण जंगली पशुओं के शिकार पर निर्भर था। जंगली भेड़, बकरी, गाय, बैल, हिरण तथा भेड़ियाँ एवं भालू की हड्डियाँ प्राप्त हुई। केवल भेड़ और बकरियों को ही इस काल तक पालतू बनाया गया था। अब यहाँ से प्राप्त अनाजों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। गुफकराल में प्लवन तकनीक क्या होती है? फ्लोटेशन टेक्निक यानी प्लवन तकनीक के माध्यम से जौ, गेहूँ तथा मसूर के कार्बनीकृत जो अनाज के दाने मिले हैं, अधजले दाने प्राप्त हुए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि जौ, गेहूँ एवं मसूर के दानों का खाद्यान्न के रूप में महत्व भली भांति ज्ञात हो चुका था, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि इनके जंगली पौधों से दाने एकत्र किए जाते थे अथवा सीमित मात्रा में कृषि भी होती थी। यह निश्चित नहीं हो सका है कि ये कहाँ से कैसे करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम उपकाल से कृषि कार्य में सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। कृषि कार्य करने के लिए जो सहायक उपकरण होते हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रथम अकाल के पश्चात बिना किसी व्यवधान एवं अंतराल में प्रथम बकाल इस पुरा स्थल पर प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ से प्राप्त आवास के बारे में। आवास ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपकाल में लोगों ने गड्ढों में निवास करने की प्रथा का परित्याग कर दिया था। धरातल के ऊपर मिट्टी और कंकड़ पत्थर की दीवारें बनाना प्रारंभ कर दिया था। अब दीवारें बनने लगी और गड्ढों में निवास स्थान त्याग कर दिया था। इस काल के मकान अपेक्षाकृत बड़े तथा आयताकार थे। आयताकार के रूप में मकान बनाए जाते थे और बड़े थे। मकानों का आकार बड़ा होने लगा। गुफकराल में फर्श को साफ सुथरा और बनाने के लिए 6-7 सेंटीमीटर मोटी पीली मिट्टी का उपयोग किया गया है। पीली मिट्टी का उपयोग किया गया है जिससे साफ सुथरा फर्श बने, और किनारे किनारे चूने का भी प्रयोग किया गया था। गुफकराल में अभी तक अंत्येष्टि के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन। इस काल में हस्त निर्मित मृदभांडों का प्रचलन हो गया था। धूसर पात्र परंपरा के सर्वाधिक ठीकरे यहीं से प्राप्त हुए हैं।
बर्तनों के बाहर तथा भीतर दोनों ओर नरकुल या सरकंडे की छाप मिली है। इस पुरास्थल से लाल रंग की पात्र परंपरा में साधारण तश्तरी के आधार का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है और गुफकराल से एक पाषाण निर्मित बेधक, एक खंडित गदा शीर्ष, हड्डी के बने हुए 19 उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब पशुपालन। गुफकराल के उत्खनन से प्रथम बौ काल से पशुओं की जो हड्डियां मिली हैं, ये पालतू भेड़ बकरी तथा छोटे सींग वाले मवेशियों की हैं। इस काल में भी भेड़ बकरी का प्राधान्य प्रतीत होता है। भेड़ का आकार जंगली भेड़ की तुलना में कुछ छोटा हो जाता है। कुत्ते की हड्डियां भी मिली हैं। हिरण, साकिन तथा भालू की हड्डियां भी यह इंगित करती हैं कि शिकार का अभी भी इनके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। कृषि। जौ, गेहूं एवं मसूर के अतिरिक्त इस काल में मटर के भी दाने प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार पशुपालन तथा कृषि की मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रचलन का संकेत मिलता है। अब प्रथम सौ काल के विषय में गुफकराल के उत्खनन से प्राप्त नव पाषाणिक पुरावशेषों के तीसरे चरण को उत्तर नव पाषाणिक कहा गया है। तीसरे चरण को अर्थात जो प्रथम सौ काल है उसको उत्तर नव पाषाणिक कहा गया है। इस उपकाल से संबंधित लगभग 70-80 सेंटीमीटर मोटा आवासीय जमाव मिलता है। इस सांस्कृतिक जमाव में कूड़े कचरे के अनेक गड्ढे मिले हैं। अब देखिए, कूड़े कचरे का निस्तारण भी होने लगा है। यहाँ से प्रथम सौ काल से कई प्रकार की पात्र परंपराएं भी प्रचलित थीं, वो भी मिली हैं, जैसे धूसर, घर्षित धूसर तथा फीके रंग की लाल पात्र परंपराएं। हस्त निर्मित मृदभांड पात्र परंपराएं भी मिली हैं। इनके अलावा काली घर्षित पात्र परंपरा चाक निर्मित थी। बर्तनों की पेंदी में चटाई तथा बटी हुई रस्सी की छाप, बाहरी सतह पर सरकंडों की छाप एवं चुटकी से दबाकर बारी पर निर्मित डिज़ाइनें एवं तिर्यक डिज़ाइनें भी उल्लेखनीय अलंकरण विधाएं थीं। ऐसी डिज़ाइनें बनाई गई हैं। प्रथम सौ काल से अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी को छोड़कर इस उपकाल से अत्यल्प संख्या में नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणा से गोफन पाषाण, सिल लोढ़े तथा मिट्टी एवं पाषाण दोनों के बने हुए तत्वों की गणना की जा सकती है। पशुपालन कैसा था? प्रथम 100 उपकाल तक आते आते पशुपालन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी। भेड़ बकरी तथा मवेशी पूर्ण रूपेण पालतू बना लिए गए थे। बकरियों तथा मवेशियों के आकार काफ़ी छोटे हो गए थे। भेड़ बकरियों की इस काल में भी बहुतायत थी। इस उपकाल में सूअर, खरगोश, मछली, चूहे आदि की भी हड्डियां मिली हैं। इस प्रकार कतिपय छोटे छोटे जीवों तथा जलचरों का शिकार इस काल में भी होता था। अब कृषि कैसी थी? खुरपी या गणासे की प्राप्ति से यह इंगित होता है, ये पता चलता है कि इस काल में कृषि कर्म में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जौ, गेहूँ, मटर और मसूर इस उपकाल में प्रमुख खाद्यान्न थी। अब धीरे धीरे कृषि का भी विकास होने लगा। कालानुक्रम क्या रहा? उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के
कालानुक्रम निर्धारण के लिए गुफ कराल से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। गुफ कराल की तिथियां बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ की प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित की गई है। गुफ कराल से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं वे द्वितीय एवं तृतीय उपकाल से संबंधित है। द्वितीय चरण के प्रारंभ की तिथि लगभग 2000 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के प्रारंभ की तिथि लगभग 2500 ईसा पूर्व और अंत की तिथि 1400 ईसा पूर्व फिलहाल निर्धारित की गई है। तो ये इसकी तिथि निर्धारण या कालानुक्रम बताया गया है। निश्चित रूप से आपको गुफ कराल स्पष्ट हो गया होगा। गुफ कराल आज पूर्ण हुआ और आपको जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।